नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर कमाई के मौके हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। और साथ ही आज हम आपके लिए खास सेगमेंट लेकर भी आएंगे, कमोडिटी की क्लास, जहां पर हम मसालों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ रवि दियोरा है कुमरजी ग्रुप के, अमित खरे हैं जीसीएल के, नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत होगी कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल में तेज गिरावट आ गई है और कल देखिए भाव करीब करीब 6% लुढ़का था क्रूड का। उसके बाद कुछ रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन आज क्रूड का मार्केट एक बार फिर से गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब करीब 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो इस वक्त ब्रेंट का भाव करीब 1.25% और नाइमेक्स क्रूड करीब करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी, क्रूड में होगा क्या, इसी पर हम पहले बात करेंगे। नवनीत जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, क्योंकि क्रूड को भी डर है कि जिस तरह से बैंक का संकट यूएस में आया है, इससे मंदी की आशंका बढ़ेगी और डिमांड कम होगी कच्चे तेल की। उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख भी पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्रूड में क्या करें? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फियर साइकोसिस है ये वो पूरे एसेट क्लासेस को ग्रिप करता हुआ नजर आ रहा है। और हमने इक्विटी से लेके बाकी सारे एसेट क्लासेस में भी अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखी है और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी अच्छे मुनाफा वसूली देखी है। करीब करीब 3-3.5 महीने से क्रूड ऑयल 6100 और 6650 ये रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और कल के सत्र में हमने इसको निचले लेवल पे टूटते हुए देखा है। मेरा मानना यह है कि अब एक 6150 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसके ऊपर निकल के ट्रेड करना प्राइसेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और ये जो मामले हैं अभी सेटल होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आज यूएस के सीपीआई के आंकड़े भी है, जिसके वजह से मुझे लगता है सेकंड हाफ में अच्छी वोलेटिलिटी आपको देखने मिल सकती है। तो अगर मैं WTI टर्म्स में बात करूं तो $72 तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि करीब करीब $1.5 का फॉल है। और अगर एमसीएक्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो 6950 तक के लेवल हमको अगले 1-2 दिनों में ट्रेड होते नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है क्रूड के ऊपर। तो रवि जी, मैं अगर आपसे बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि आज कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, तो आपकी राय क्या होगी? इंट्राडे में सेलिंग ही करना है। मुझे लग रहा है कि ये जो मुनाफा वसूली 2 दिन से हमें देखे वो शायद एक्सटेंड हो सकते हैं। रीजन नवनीत जी ने बताया, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इकोनॉमिक कंसर्न्स की वजह से थोड़ा वहां पे डाउन साइड इंटेक रहेगा। लेवल स्पेसिफिक इंट्राडे में 6090 के करीब बेच के चले। स्टॉप लॉस 6140 का लगा है। डाउन साइड मुझे लग रहा है 5980 तक के टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन मैनेज है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि 6000 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। ओके, अमित जी, आप भी सेल में हैं क्रूड में आज? हाँ जी बिल्कुल मित्र जी, मेरे को भी लगता है 6100 के आसपास जो है 20 मार्च वाला क्रूड ऑयल में बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो 6170 का है और नीचे का जो टारगेट है वो 5950 के आसपास का है। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि क्रूड गिरेगा यहाँ से। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और होगा नवनीत जी, थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा जाए क्रूड में, तो क्या 75 के नीचे आप ब्रेंट देख रहे हैं? वेल, ब्रेंट अभी फिलहाल 7950 के आसपास चल रहा है। हो सकता है मृत्युंजय जी की 75 को छूने एक बार आ जाए, बट सस्टेनेबल बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि जब तक अगर क्राइसिस फुल ब्लोन हो जाता है और ये लीमन काइंड ऑफ मूवमेंट होगा जहाँ पे सारे एसेट क्लास में और 5 से 10% की फॉल आ जाए, तब तो बात अलग होगी। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बहुत यहाँ पे क्रूड ऑयल में मंदी गहराएगी और कहीं ना कहीं $2 से $3 के आसपास यहाँ से गिरावट के बाद में मार्केट थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आएगा। तो शायद मोमेंटरली 75 आ जाए, बट टिकाऊ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि टिकाऊ नहीं रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में आप देखिए 57,531 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताज़ा भाव है और 111 रुपये इस वक्त नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड। हालांकि कल बड़ी तेज़ी आई थी। नवनीत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन रवि जी, आप जरा बताइए कि गोल्ड में हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी हमने कल देखी है, उसके मुकाबले आज की गिरावट कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, 100 रुपये के आसपास की नरमी है। आज गोल्ड में क्या करें? आज गोल्ड में सबसे पहले आधा घंटा वेट करें। 6 बजे जैसे यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आते हैं उसके बाद ट्रेड लें। ये क्यों है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ के आएंगे तो फिर से मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशन जो अभी तक ऐसे है कि रेट हाइक नहीं होगा,
या 25 बेसिस से होगा। तो वो एक्सपेक्टेशंस के सामने अगर कुछ इन्फ्लेशन में इजाफा देखने को मिला एंड पर्टिकुलर 0.4% या उसके ऊपर आया, तो फिर से मार्केट में 25 टू 50 का रेंज आ जाएगा, जो 0 टू 25 है। तो मुझे लग रहा है कि वॉल्टिलिटी रहेगी, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है कि बुलिश है। जब तक 1880 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट जब तक 57,100 के ऊपर है, कुछ भी डीप एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहे। मुझे लग रहा है कि अगर ये हलचल में कुछ नीचे आपको 57,300 के लेवल मिल जाए तो वहां पे बाय करना है 57,100 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि एक बार ये 57,880 के लेवल आपको फिर से दिखा था मिल सेकंड हाफ में, या आपको कल तक ये लेवल मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, गिरावट पर बाई करें गोल्ड। अमित जी, आप भी यही कहते हैं? आपका भी टेक्निकल चार्ट यही कह रहा है, गिरावट पर बाई गोल्ड? जी मिथुन जी, मेरे को गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर का जो है मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिल्वर में मैंने इंट्राडे के लिए सिर्फ एक ओनली इंट्राडे के लिए एक सेल का ट्रेड निकाला हुआ है, जो है 66,500 के करीब इसमें बिकवाली का लेके चले। 65,500 का इसका इंट्राडे का टारगेट रहेगा और 67,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे को लगता है डॉलर इंडेक्स जो कि 105.50 से करेक्ट हुआ था, वो अभी 103 के आसपास से वापस इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मेरे को लगता है गोल्ड सिल्वर में कल का जो एक रिकवरी आया, उसका एक मुनाफा वसूली 1 या 2 दिन में वापस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि इसमें आपको करना क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर, गोल्ड और सिल्वर में इतनी वॉलेटिलिटी कैसे है सर? कभी तो ये डाउन हो जाते हैं, कभी ये अप हो जाते हैं। अरे अभी दुनिया में क्या चल रहा है सर, ये गोल्ड सिल्वर छोड़िए। अमेरिका वाला बैंक वो फेल हो गया, उसी वजह से है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक समझ रहे हैं, उसी वजह से है। और उसी वजह से बड़ी तेज़ी आई है गोल्ड में। और आप देखिए इक्विटी मार्केट का क्या हाल हुआ है। तो रीज़न वही है। अब आगे की दिशा इस बात पर तय होगी कि फेड की जो मीटिंग अभी होने वाली है, उसमें फेड क्या करता है ब्याज दरों को लेकर। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, वो आंकड़े कैसे रहते हैं, इन सारी खबरों का इम्पैक्ट आगे आपको गोल्ड और सिल्वर के ऊपर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात कर। अच्छा, इस बीच राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश जी। सर, सिल्वर में क्या लगता है? सिल्वर में अभी जैसे कल 2 दिनों में बहुत भयंकर तेजी आ गई और आज वापस थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो आगे एक हफ्ते में के अंदर अंदर आगे नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है? चांदी में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा चांदी? अच्छा, चांदी पर अमित जी ने तो अपना व्यू बता दिया है। रवि जी, आपका व्यू क्या है एक वीक के लिए सिल्वर के ऊपर? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेस मेटल का जो हैंगओवर है वो शायद आगे प्राइसेस में दिखेगा। मुझे गोल्ड एज अ सेट क्लास अभी भी लग रहा है कि पर्टिकुलर सेफ हेवन के एक अपील है, बट मुझे सिल्वर में लग रहा है कि 67,000 के ऊपर लेवल ये फंडामेंटल पे सस्टेनेबल नहीं है। तो कुछ भी उछाल मिलता है 66,500 66,600, तो बिक वाले करे 67,000 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट के दौर पे मुझे 65,500 तक के लेवल दिख रहा है। तो मुनाफा वसूली के लिए मुझे लग रहा है कि आगे एक सेल का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ से थोड़ी या 1000 पॉइंट तक की गिरावट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है फरहान का। पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। कल भी कॉल किया था मैंने आपको। जी जी। आज मैंने इसलिए कॉल किया है क्योंकि आज तो पानी पानी हो गया। मैंने था अमित खरे सर से पूछ लीजिए क्या वजह बनी इतना गिरने की। बताइए खरे जी, क्यों इतनी गिरावट मेंथा में? मेंथावल में देखिए अभी थोड़ा सा प्रेशर है टेक्निकल चार्ट पे। मेरे को लगता है आज अच्छा मुनाफा वसूली देखने को मिली। मेरे को लगता है ये मुनाफा वसूली 1000 के आसपास से रुकना चाहिए और 1000 के आसपास अगर ये वापस एक फ्रेश बाय का ट्रेड लेना चाहें तो 985 रुपये के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। ऊपर में 1040 और 1055 के भाव वापस इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, अगला सवाल है पंकज गुप्ता का। पूछिए गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, ये जो कॉपर पे है, कल भी जो फ्लक्चुएशन रही 20-20 रुपए का प्लस माइनस हुआ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये फ्लक्चुएशन इसी तरह से चलती रहेगी सर? ये ये कहाँ चूंकि मेटल मार्केट के लिए भी यही कंसर्न है कि ये मंदी वाली बात जो हो रही है अभी यूएस की वजह से, इससे मेटल की डिमांड भी घटने की आशंका होगी। तो रवि जी, ऐसे में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं कॉपर का? जरूर सर, जैसे चाइना वर्सेस यूएस चल रहा है इकोनॉमी में, पर्टिकुलर चाइना से रीओपनिंग की डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, सामने यूएस की जो बैंकिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम आया है, तो इस हिसाब से दोनों साइड के न्यूज है। बट मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग का
जो रुख है वो आगे रखना चाहिए। 760 762 का एक अच्छा सप्लाई जोन है, आप वो सप्लाई जोन में बेचे। 768 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 750 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। कल चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर है, तो मेरे हिसाब से वो नंबर अगर इतने अच्छे नहीं आते तो थोड़ी मुनाफा वसूली कॉपर में हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल नंबर आने की एक्सपेक्टेशन है। तो थोड़ा बहुत अगर ट्रेल हुआ तो मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली आपको बेस मेटल्स में आते हुए दिख सकती है। ओके, अगला सवाल है मुकेश का। पूछिए मुकेश जी। मृत्युंजय जी, मेरा सवाल रवि जी से है। हाँ, हाजिर में सोया तेल 1030 रुपए है, ये नीचे में कहाँ तक चला जाएगा हाजिर बाजार में? अच्छा, हाजिर में सोया, चूंकि ग्लोबल मार्केट में भी तेल के दाम बहुत कम हो रहे हैं, तो रवि जी बताइए क्या लगता है सोया तेल नीचे में आपको? जरूर से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का ट्रेड अभी और बढ़ सकता है। पर्टिकुलर रीजन ये है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसके रिलेटेड थोड़े कंसर्न्स है। हालांकि ये जो प्राइसिंग फैक्टर मीन्स के जो फैक्टर्स आए हैं वो प्राइसिंग है, तो मुझे लग रहा है कि 1000 के नीचे के प्राइसेस मुझे अभी नहीं दिख रहे। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करें, उसके नीचे जाने के चांसेस मुझे अभी थोड़े कम दिख रहे हैं। पर्टिकुलर ब्राजील एंड अर्जेंटीना में भी वेदर इश्यू काफी है, और आगे जो उसके क्रॉप्स है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आने की एक्सपेक्टेशंस अभी है, क्योंकि अगर वहां ड्रॉट रहा तो मुझे लग रहा है कि उसके जो स्पॉट में प्रीमियम एंड पोर्ट के प्रीमियम है वो बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ से और गिरावट नहीं दिख रहे, ऊपर आपको 1100 तक के लेवल फिर से आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अंकित हैं। पूछिए अंकित जी। मृत्युंजय जी, मुझे नेचुरल गैस पे पूछना है क्वेश्चन। जो पिछले महीने 180 के नीचे जो लेवल्स गए थे वो आगे देखने मिलेंगे क्या, और आज इंट्राडे में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में अमित जी क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में आज ही एक अच्छी खबर ये है कि मिनी जो है कॉन्ट्रैक्ट वो भी लॉन्च हुआ है, आज से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम मार्च वायदा बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अभी 216 16.5 के आसपास है। मेरे को लगता है 219 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 225 रुपये के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। इंट्राडे में इसके प्राइस जो है 209 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं, नांदेड़ से, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर, मैंने सिल्वर सेल किया हुआ है सर 64,000 पे, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है सर। 64,000 पे आपने चांदी में बिकवाली की है? जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है सर, मैं होल्ड कर सकता हूँ क्या? आएगा ये प्राइस सर? बताइए खरे जी। सिल्वर में मेरे को लगता है इनको 67,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। मेरे को लगता है प्राइस जो है 63,500 रुपये तक के आसपास के अगले से 5 से 7 दिन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो 67,200 का स्टॉप लॉस लेके ये मेंटेन करें। अगर ये एवरेज करना चाहें तो 66,500 रुपये के प्राइस पे भी ये एक एवरेज ट्रेड ले सकते हैं। 67,200 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है और आज जी बिजनेस और एनसीडीएक्स की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में हम बात करने वाले हैं मसालों की, क्योंकि मसालों का कारोबार बहुत बड़ा मार्केट है मसालों का, और ख़ास करके भारत का जो बाज़ार है मसालों के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि मसालों का जो बाज़ार है वो किस तरह से आगे और बढ़ सकता है, इसमें ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावनाएं हैं, और इन सब में जो एग्री फ्यूचर मार्केट है, जो डेरिवेटिव मार्केट है, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ये जानना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस मार्केट की बारीकियों को समझें और जानें कि इस मार्केट में ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं किरणदीप एस सुवानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुवानी स्पाइसेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है किरणदीप जी, आप जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस सीरीज़ के जरिए हम अपने ऑडियंस को ये समझाएं, बताएं कि आप अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में मतलब कितना पोटेंशियल है इंडिया में और उसका ट्रेड कैसे बढ़ सकता है और आप उसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि स्पाइस इंडस्ट्री के लिए, चूँकि आप इंडस्ट्री से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, मसाला इंडस्ट्री के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एनसीडीएक्स का कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? भाई साहब, जाओ साहब, इस पे देखिए, एक तो जो प्राइस डिस्कवरी है बिकॉज ऑफ एनसीडीएक्स, आज आप जाके ग्रास रूट्स पे देखें
तो हर एक फार्मर या उसके बेटे के पास स्मार्टफोन है, और वो फार्मर भी NCDX के क्या रेट चल रहे हैं वो देख सकता है और देखता भी है। मंडी के क्या रेट्स हैं वो देखता है, तो ही इज फुली इन्फॉर्म्ड। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप कोई फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, हालांकि वो तुम्हारे खीसे से 2 पैसे ज्यादा लेके जाएगा। So that is one good thing as a social part. Coming to us, now I'm not a speculator, I'm not a commercial trader, I'm a processor and I'm an exporter. अब मैंने जब भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं, NCDX से मुझे बहुत असिस्टेंस होती है, बहुत हेल्प मिलती है कि मैं फॉरवर्ड माल कवर कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं NCDX पे धनिया कवर कर सकता हूँ, जीरा कर लेता हूं, हल्दी भी कर लेता हूं, तो इसकी हमको सुविधा बहुत है। ठीक है, तो मतलब आप बता रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, तो उस लिहाज से ये मार्केट आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, आप जरा हमें ये बताएं कि जो फंडामेंटल हैं मसालों के, वो कैसे इंडस्ट्री को और स्पाइस एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करता है? सर देखिए, बेसिकली द मेन रूल जो अप्लाई करता है इज सप्लाई एंड डिमांड। सेकेंडली, जो मनोरीति चलती है, जो सेंटिमेंट चलता है, उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट। अब सारी दुनिया, सारे ट्रेड तेजी में आ जाए तो फिर उस टाइम पे सप्लाई एंड डिमांड को थोड़ी सी बैकसीट लेनी पड़ती। सो दिस इज वेयर ए हेजिंग पोर्टल बिकम्स वेरी हैंडी। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा आप अगर एग्जांपल के जरिए आप आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को ये बता पाएं कि कोई ट्रेडर या कोई एक्सपोर्टर कैसे एक्सचेंज का यूज करके, इस्तेमाल करके शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन ले सकता है ताकि उनका ट्रेड सुरक्षित रहे और वो फायदे में रहे। देखिए जी, अगर मैं मंदी में हूं तो मैं फॉरवर्ड बेच लूंगा, अगर मुझे तेजी लगती है मैं फॉरवर्ड ले लूंगा। NCDX पे मैंने जो खेला करना है, मैंने तो मार्जिन ही भरना है ना, फिजिकल तो लेना नहीं मैंने। ओके, ठीक है, तो ये तरीका आप बता रहे हैं कि जिसके जरिए आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं सर, चूंकि जो डेरिवेटिव का मार्केट है, ये कहा जा, जो मकसद था डेरिवेटिव मार्केट का कि फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार हो जिससे किसानों को भी अच्छे भाव की जानकारी मिले। तो जो मसालों के किसान हैं, जो फार्मर हैं स्पाइसेस के, उनके लिए ये एक्सचेंज आपको कितना हेल्पफुल दिखता है, और एक किसान इस एक्सचेंज का फायदा कैसे उठा सकते हैं अच्छे भाव के लिए? सर, फार्मर को आज कोई बुद्धू नहीं बना सकता। वो सब कुछ जानता है, NCDX से रेट जानता है। ठीक है, वो NCDX पे माल डिलीवरी नहीं कर सकता क्योंकि वो क्लीन माल देना पड़ता है, टेस्ट रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, और उसको पता तो होता है कि भाई भाव क्या चल रहा है। उसी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है, ये NCDX ने उसका बहुत फायदा किया है फार्मर का। अच्छा, ओके, तो सर आप कुछ और एग्जांपल के जरिए अगर ये बताएं कि कैसे एक किसान को एक्सचेंज का सहारा लेना चाहिए ताकि उनको अच्छा भाव मिले। एक फार्मर अगर आपको इस वक्त सुन रहा है और वो आपके मुंह से ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से जुड़े, तो उनको आप क्या बताएंगे? देखिए जी, NCDX पे आप रेट लेते रहो, रेट क्या चल रहे हैं देखते रहो, ताकि आपको उसी भाव, उसी के आसपास रेट्स पे रियलाइजेशन मिले आपके फसल की। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात और सर, चूंकि अगर हम देखें तो मसालों का इंडिया जो है बहुत बड़ा बाजार है। आप देखिए कि हल्दी धनिया का हम सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं, लाल मिर्च की सबसे ज़्यादा पैदावार इंडिया में होती है ना।
तो और इसके अलावा भी हम बहुत बड़े export भी पैमाने पर होती है। मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप जी। जरा बताएं कि ग्लोबल मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों का उसमें क्या वायदा बाजार की कोई भूमिका हो सकती है? सर, वायदा बाजार जो है ना, दैट कैन ओनली हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर प्राइस फ्लक्चुएशन। बाकी अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसकी मेन चीज ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज की हेल्थ रेगुलेशंस है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की रेगुलेशंस है, उसको आप कंप्लाई करिए। अपने किसानों को सिखाइए कि दवाइयां कम डालें खेत में ताकि माल पास हो, और इससे हमारे लोकल पॉपुलेशन का भी फायदा होगा। जितनी आप पेस्टिसाइड कम डालोगे उतनी हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए बेटर है। अच्छा, एक सवाल आपसे और किरणदीप जी, कि मैं अगर थोड़ा हेजिंग आपसे समझना चाहूँ कि मसालों में हेजिंग कितना यूज़फुल है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप एक जीरे का एग्जांपल लेकर ही हमें समझा पाएँ कि मान लीजिए जीरे में आगे तेज़ी का सिचुएशन बनने वाला है, तो इसको देखते हुए आप लोग हेजिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं या कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए जी, अभी तो ऑप्शन दो ही है, अप्रैल की और मई। तो अगर आपको तेजी लग रही है आप मई का ऑप्शन खरीद लीजिए। जब मौका मिलेगा उसको रोल ओवर करके जून जुलाई पे ले जाइए। ऐसे आप आगे इसको लेके जा सकते हो, और आपको अगर तेजी लग रही है तो आपको टाइम मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा ऊंचे भाव का फायदा लेने का। और अगर सर आगे दाम गिरने वाले हों तब? हाँ जी, अगर आगे दाम गिरने वाले हों तब क्या प्लान करें? अगर आप मंदी वाले हो तो फिर आप बेच दो। आप नई पोर्टल बेच दो और फिर वेट करो। अच्छा। और यू टेक द रिस्क। ओके, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेजिंग का भी एक बड़ा टूल है ये एक्सचेंज। अगर कोई हेजर है, कोई एक्चुअल यूजर है, मसालों का एक्सपोर्ट करता है या डोमेस्टिक सेल करता है, तो हेजिंग का भी आपके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मसालों की इंडस्ट्री में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम बड़े पैमाने पर मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं, उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लिहाजा इस मार्केट में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया किरणदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मसालों पर बात करने के लिए।